हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, रिसर्च एनालिस्ट की ये प्लेलिस्ट और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 3 टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट्स। ये हमारा एमसीक्यू पार्ट 1 है, यानी अलग अलग पार्ट में आपको सारे ही चैप्टर से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ये रिसर्च एनालिस्ट NISM सीरीज़ 15 का सर्टिफिकेशन आसानी से क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो हैं वो MCQs आपके लिए हम बनाते हैं और हम यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर 3 है, टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट। इस चैप्टर में आप क्या देखने वाले हैं, तो जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको उसके बाद टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इक्विटी मार्केट आपको पता चल जाएगा कि इक्विटी मार्केट्स में क्या टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज्ड होती है, डेब्ट मार्केट में क्या टर्मिनोलॉजी यूज्ड होती है, और आपके बॉन्ड जो हैं अलग अलग टाइप के बॉन्ड, कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, क्या डिफरेंस उनमें होता है, क्या फीचर्स होते हैं, ये सब आप देखोगे। जैसे मसाला बॉन्ड है, यूरो बॉन्ड है, तो वो सारे ही आप इस चैप्टर्स में जब आप पढ़ लोगे तो पूरा ही आपको आइडिया आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और अब बिना किसी देरी के ये MCQ सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट कैपिटल। आपसे पूछा जा रहा है कि इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल में मुख्य अंतर क्या है, मेन डिफरेंस क्या है। इक्विटी कैपिटल मस्ट बी रिटर्न आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम वाइल डेब्ट कैपिटल इज परमानेंट। ऑप्शन बी, इक्विटी इन्वेस्टर्स आर ओनर वाइल डेब्ट इन्वेस्टर आर लैंडर्स। ऑप्शन सी, डेब्ट कैपिटल प्रोवाइड्स नो रिटर्न वाइल इक्विटी कैपिटल guaranteed returns. ऑप्शन डी, इक्विटी कैपिटल अर्न फिक्स्ड इंटरेस्ट वाइल डेब्ट कैपिटल डज नॉट। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इक्विटी इन्वेस्टर्स आर ऑनर। इक्विटी इन्वेस्टर जो होते हैं वो ऑनर होते हैं, जबकि डेब्ट इन्वेस्टर होते हैं वो लेंडर्स होते हैं, यानी वो ऋण निवेशक उधारदाता होते हैं, आपके उधार देने वाले होते हैं। यानी इक्विटी का मतलब है कंपनी के वास्तविक स्वामी, जबकि जो डेब्ट है उसका मतलब होता है कंपनी को उधार देना या बदले में ब्याज पाना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डेब्ट इन्वेस्टर रिटर्न। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ऋण निवेशकों की कमाई किस प्रकार होती है। बेस्ट डिस्क्राइब डेब्ट इन्वेस्टर रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न की बात की गई है कि डेब्ट इन्वेस्टर को रिटर्न यानी कमाई किस प्रकार होती है। ऑप्शन ए, दे शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ऑप्शन बी, दे रिसीव डिविडेंड बेस्ड ऑन कंपनी परफॉर्मेंस। ऑप्शन सी, दे रिसीव फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट एट मैच्योरिटी। ऑप्शन डी, दे रिसीव्ड रिसिड्यूल प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस आर पेड। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दे रिसीव्ड फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट एट मैच्योरिटी। देखिए, जो ऋण निवेशक होते हैं उनके लिए क्या होता है, निश्चित ब्याज भुगतान मिलता है और मैच्योरिटी पे वापस उनका जो प्रिंसिपल होता है वो वापस से उनको प्राप्त करना होता है। तो डेब्ट डिबेंचर होल्डर या फिर बॉन्ड होल्डर, ये दोनों ही हम किस कैटेगरी में लेते हैं, इनको हम एक तरीके से डेब्ट इन्वेस्टर कह सकते हैं। इनको क्या होता है, ब्याज जो पहले से फिक्स होता है वो मिलता है, और मूल राशि यानी मूलधन जो होता है प्रिंसिपल वो मिलता है फिर से, चाहे कंपनी को लाभ हानि कुछ भी हो, इनको ये मिलना तय होता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इक्विटी कैपिटल नीड्स टू बी रिटर्न टू इन्वेस्टर आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड जस्ट लाइक डेब्ट। इक्विटी पूंजी को भी ऋण की तरह एक तय सीमा बाद लौटाना पड़ता है। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इक्विटी कैपिटल को एक तय समय बाद लौटाना नहीं पड़ता है, तो ये एक तरीके से गलत स्टेटमेंट होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, इक्विटी स्थायी पूंजी होती है, इसे वापस करना ज़रूरी नहीं होता है, जबकि ऋण वापस करना बिल्कुल अनिवार्य होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इक्विटी इन्वेस्टर आर कंसिडर्ड
ब्लैंक ऑफ द बिजनेसेस वाइल डेब्ट इन्वेस्टर आर लेंडर। तो देखिए वही पूछा है कि इक्विटी निवेशक व्यवसाय के क्या होते हैं, और जबकि यहाँ पे डेब्ट इन्वेस्टर दे रखा है लेंडर। तो इक्विटी इन्वेस्टर आपके बिजनेस के ऑनर्स होते हैं, व्यवसाय के स्वामी होते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक शेयर का फेस वैल्यू क्या होता है, यानी अंकित मूल्य क्या होता है। ऑप्शन ए द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, ऑप्शन बी द नॉमिनल और बेस प्राइस ऑफ अ शेयर, ऑप्शन नंबर सी द हाईएस्ट प्राइस अ शेयर हैज़ रीच्ड, ऑप्शन नंबर डी द प्राइस एट विच अ शेयर इज बॉट और सोल्ड इन द स्टॉक मार्केट। तो देखिए एक शेयर का अंकित मूल्य क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। शेयर का द नॉमिनल और बेस प्राइस ऑफ शेयर, शेयर का आधार मूल्य क्या कहलाता है, अंकित मूल्य। देखिए फेस वैल्यू वह तय राशि होती है जो कंपनी द्वारा शेयर जारी करते समय निर्धारित की जाती है, ये आपको याद रखना है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाउ इज़ द इक्विटी कैपिटल ऑफ अ कंपनी कैलकुलेटेड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसी कंपनी की इक्विटी पूंजी कैसे निकाली जाती है। ऑप्शन ए बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द फेस वैल्यू, ऑप्शन बी बाय एडिंग द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल शेयर, ऑप्शन नंबर सी बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर बाय द मार्केट प्राइस, ऑप्शन नंबर डी बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। देखिए किसी भी कंपनी की इक्विटी पूंजी कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर इशू बाय द फेस वैल्यू, यानी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग करेंगे शेयर की जो संख्या है उसका अंकित मूल्य से। हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्विटी कैपिटल जो है वो आ जाती है कंपनी की। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर कैन चेंज ड्यू टू स्टॉक स्प्लिट और कंसोलिडेशन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि शेयर का अंकित मूल्य स्टॉक स्प्लिट या कंसोलिडेशन से बदल सकता है। तो बिल्कुल बदल सकता है, ये स्टेटमेंट ट्रू दिया है। देखिए स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू घटती है और कंसोलिडेशन में बढ़ती है, यानी कुल मिला के आपका शेयर का जो है अंकित मूल्य वो बदलता है, यानी स्टेटमेंट क्या होगा, ये ट्रू होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द इक्विटी कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर बाय द ब्लैंक। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसी कंपनी की इक्विटी पूंजी की गणना शेयरों की संख्या को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अभी हमने देखा था फेस वैल्यू से। तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट डज द बुक वैल्यू ऑफ अ कंपनी रिप्रेजेंट। किसी कंपनी की बुक वैल्यू क्या दर्शाती है। द कंपनीज मार्केट वैल्यू, द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, द कंपनीज डेप्ट, द फेस वैल्यू ऑफ इट्स शेयर। देखिए किसी भी कंपनी की बुक, व्हाट डज द बुक वैल्यू ऑफ कंपनी, कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो क्या दर्शाती है, तो वो नेट वर्थ जो है वो दर्शाती है, द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। तो बुक वैल्यू बराबर क्या होता है, यहाँ बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल आपकी डेप्ट, ये आता है आपका बुक वैल्यू। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाउ इज़ द बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि प्रति शेयर बुक वैल्यू कैसे निकाली जाती है, पर शेयर यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन ए बाय डिवाइडिंग द टोटल एसेट्स बाय द नंबर ऑफ शेयर, ऑप्शन नंबर बी बाय डिवाइडिंग द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, ऑप्शन नंबर सी बाय मल्टीप्लाइंग द फेस वैल्यू बाय द टोटल शेयर, ऑप्शन नंबर डी बाय सबट्रैक्टिंग लाइबिलिटीज़ फ्रॉम टोटल एसेट्स। देखिए प्रति शेयर बुक वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, बाय डिवाइडिंग द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। यानी कंपनी की नेट वर्थ में हम क्या कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग यानी आपके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका क्या आ जाता है, बुक वैल्यू पर शेयर आ जाता है। तो नेट वर्थ इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो चल इसका आंसर बी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बुक वैल्यू पर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंपनीज नेट वर्थ बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रति शेयर बुक वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडिंग द कंपनीज नेटवर्थ बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो अभी अभी हमने देखा था ये, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू दे रखा है, यानी इसका उत्तर ए होगा।
आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू नेट वर्थ डिवाइडेड बाय, अभी अभी देखा था हमने, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हाट डज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर रिप्रेजेंट, किसी शेयर का बाजार मूल्य क्या दर्शाता है? द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर, द प्राइस ऑफ द शेयर इन द स्टॉक मार्केट, द कंपनीज नेटवर्थ। देखिए किसी शेयर का बाजार मूल्य क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है द प्राइस ऑफ द शेयर इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में उस शेयर का जो है मार्केट, स्टॉक मार्केट में उसका मूल्य क्या है शेयर का, वो आपकी क्या दर्शाता है, मार्केट वैल्यू जो है वो शेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो शेयर का बाजार मूल्य क्या दर्शाता है, शेयर का स्टॉक मार्केट में मूल्य। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाउ इज़ कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेटेड, यहाँ पे आपसे पूछा गया है किसी कंपनी का बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकाला जाता है। ऑप्शन है बाय मल्टीप्लाइंग द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर बाय द नंबर ऑफ शेयर, ऑप्शन बी बाय मल्टीप्लाइंग द मार्केट प्राइस पर शेयर बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, ऑप्शन नंबर सी बाय एडिंग द कंपनीज डेब्ट एंड इक्विटी, ऑप्शन नंबर डी बाय सबट्रैक्टिंग द लाइबिलिटीज फ्रॉम टोटल एसेट्स। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकाला जाता है, प्रति शेयर बाजार मूल्य से हम क्या करते हैं, कुल प्रचलित शेयर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपकी क्या आ जाता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है किसी भी कंपनी का। तो चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो यहाँ पे 15 देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, तो इस प्रश्न को हम अभी यहाँ से स्किप करते हैं और चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज एक्सपेक्टेड कंपनी परफॉर्मेंस, मार्केट सेंटिमेंट एंड ब्लैंक। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है किसी शेयर के बाजार मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों में कंपनी के संभावित प्रदर्शन, बाजार सेंटिमेंट एंड क्या शामिल है, तो फेस वैल्यू शामिल होता है, नंबर ऑफ प्रमोटर्स, लिक्विडिटी या डिविडेंड रिकॉर्ड। तो देखिए ये तीसरा होगा लिक्विडिटी, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। तो किसी भी शेयर के बाजार मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपके डिसाइड करता है, मार्केट सेंटिमेंट क्या है वो आपका डिसाइड करता है, और तीसरा लिक्विडिटी यानी तरलता कितनी है ये आपके जो है वो डिपेंड करता है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्हाट डज द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ अ कंपनी रेफर टू, कंपनी का रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या दर्शाता है? द फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर, ऑप्शन बी द कॉस्ट टू रिप्लेस ऑल ऑफ द कंपनी एसेट्स, ऑप्शन नंबर सी द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी, ऑप्शन नंबर डी द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी एसेट्स। देखिए कंपनी का रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या दर्शाता है, कंपनी का रिप्लेसमेंट वैल्यू कंपनी की सभी परिसंपत्तियों को बदलने की लागत को दर्शाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द कॉस्ट टू रिप्लेस ऑल ऑफ द कंपनी एसेट्स। कंपनी की सभी परिसंपत्तियों को बदलने की लागत कंपनी का रिप्लेसमेंट वैल्यू दर्शाता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इफ़ अ न्यू कंपनी वर टू replicate an exciting company's infrastructure and assets, the cost incurred today is called the company's blank. Option market value, option B intrinsic value, option C replacement value, option D book value। तो देखिए पूछा क्या गया है कि यदि कोई नई कंपनी किसी मौजूदा कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर और संपत्तियों को आज के समय में दोहराए तो यह लागत क्या कहलाएगी, इसको हम कहेंगे रिप्लेसमेंट वैल्यू। क्या कहेंगे, रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो करेक्ट आंसर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। रिप्लेसमेंट वैल्यू रेफर्स टू द ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ अ कंपनी एसेट्स। रिप्लेसमेंट वैल्यू कंपनी की परिसंपत्तियों की मूल खरीद कीमत को दर्शाती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पे फॉल्स होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। रिप्लेसमेंट वैल्यू इज द ब्लैंक ऑफ ऑल एसेट्स इफ द कंपनी वर टू बी रिक्रिएटेड टुडे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रिप्लेसमेंट वैल्यू वह होती है, क्या होती है यहाँ पे बताना है,
यदि कंपनी को आज फिर से बनाया जाए तो रिप्लेसमेंट क्या होती है, ये मार्केट वैल्यू होती है, यानी बाजार मूल्य होता है यदि कंपनी को आज फिर से बनाया जाए। तो चलते हैं, इसका आंसर बी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। व्हाट डज द इंटरजेनिक वैल्यू ऑफ अ शेयर रिप्रेजेंट। आपसे पूछा गया है कि किसी शेयर का आंतरिक मूल्य, इंटरजेनिक वैल्यू क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए द करंट ट्रेडिंग प्राइस ऑफ द शेयर, शेयर का मौजूदा व्यापारिक मूल्य। ऑप्शन बी द एस्टिमेटेड वैल्यू बेस्ड ऑन द कंपनीज फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल, कंपनी की भविष्य की आय क्षमता के आधार पर अनुमानित मूल्य। ऑप्शन नंबर सी द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, शेयर का फेस वैल्यू। ऑप्शन डी सरकार द्वारा द वैल्यू ऑफ द बाय द गवर्नमेंट, द वैल्यू सेट बाय द, यानी सरकार द्वारा तय मूल्य। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। द एस्टिमेटेड वैल्यू बेस्ड ऑन द कंपनीज फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल, यानी कंपनी की भविष्य की आय क्षमता के आधार पर अनुमानित मूल्य। ये क्या है, इंटरजेनिक वैल्यू। किसी शेयर का इंटरजेनिक वैल्यू क्या दर्शाता है, कंपनी की भविष्य की आय क्षमता के आधार पर अभी जो है हम अनुमान जो करते हैं, यानी अनुमानित मूल्य। तो इसका बी आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इफ़ द इंटरजेनिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक इज़ हायर देन इट्स मार्केट वैल्यू, द स्टॉक इज़ कंसिडर्ड टू बी ब्लैंक। यहाँ पे पूछा गया है किसी शेयर, यदि किसी शेयर का आंतरिक मूल्य उसके बाजार मूल्य से अधिक है तो शेयर को क्या माना जाएगा। यदि किसी शेयर का आंतरिक मूल्य यानी इंटरजेनिक वैल्यू उसके मार्केट प्राइस से अधिक है तो शेयर को क्या माना जाएगा, ओवर वैल्यूड, फेयरली प्राइस्ड, अंडर वैल्यूड या फिर एक्सपेंसिव। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अंडर वैल्यूड, यानी कम मूल्यांकित इसको माना जाएगा शेयर को। तो चलते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इंटरजेनिक वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। आंतरिक यानी मूल्य हमेशा शेयर के बाजार मूल्य के बराबर होता है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया है। तो इसका आंसर ए होगा, ये फॉल्स दे रखा है आपके। इंटरजेनिक वैल्यू इज़ ऑलवेज इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, यानी इंटरजेनिक वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, तो बिल्कुल भी ध्यान रखना आपको, इक्वल नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। व्हेन द इंटरजेनिक वैल्यू इज P received pre-received to be less than the market value, the stock is said to be। जब आंतरिक मूल्य इंटरजेनिक वैल्यू बाजार मूल्य से कम माना जाता है तो शेयर को क्या कहा जाता है, अंडर वैल्यूड कहा जाएगा, ओवर वैल्यूड कहा जाएगा, फेयरली वैल्यूड कहा जाएगा, डिस्काउंटेड कहा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओवर वैल्यूड। द इंटरजेनिक वैल्यू इज परसीव्ड, यहाँ पे परसीव्ड है, ये परसीव्ड दिया है, टू बी लेस देन द मार्केट वैल्यू। तो जब इंटरजेनिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से एक तरीके से ये कह रहा है कि बाजार मूल्य से अगर कम है इंटरजेनिक वैल्यू तो आपको ये ध्यान रखना है कि शेयर को हम क्या मानेंगे, वो ओवर वैल्यूड मानेंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग मार्केट प्राइस पर शेयर विद टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। मार्केट कह रहा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकाला जाता है, प्रति शेयर बाजार मूल्य इंटू कुल प्रचलित शेयर। तो ये तो सही है, हमने पढ़ा था कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकाला जाता है, मल्टीप्लाइंग करते हैं हम किससे, मार्केट प्राइस पर शेयर विथ टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। तो ये करेक्ट होगा, आंसर ट्रू होगा स्टेटमेंट। चलते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द रिक्वायर्ड टू बाय द एंटायर कंपनी एज इट्स करंट मार्केट प्राइस, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वह ब्लैंक दिया है जो मौजूदा बाजार मूल्य पर पूरी कंपनी खरीदने के लिए चाहिए। तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन वह धनराशि है जो मौजूदा बाजार मूल्य पर पूरी कंपनी खरीदने के लिए चाहिए। तो मार्केट के पूरी कंपनी के सभी प्रचलित शेयरों का मौजूदा बाजार भाव पर खरीदने में लगने वाली कुल रकम होती है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का सूत्र क्या है,
फेस वैल्यू ऑफ द शेयर मल्टीप्लाइड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर. ऑप्शन नंबर बी, मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर. ऑप्शन नंबर सी, टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर. ऑप्शन नंबर डी, डिविडेंड यील्ड मल्टीप्लाई बाय द मार्केट प्राइस. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर. तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकाला जाता है, तो करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर. तो ऐसे आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन. चलते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ. विच टाइप ऑफ स्टॉक इज कैटेगराइज्ड एज ब्लू चिप. ब्लू चिप किस प्रकार के शेयर होते हैं. ऑप्शन ए, स्टॉक विथ लो मार्केट कैपिटलाइजेशन. ऑप्शन बी, स्टॉक विथ मीडियम मार्केट कैपिटलाइजेशन. ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक विथ द लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन. ऑप्शन डी, स्टॉक विथ नो मार्केट कैपिटलाइजेशन. देखिए ब्लू चिप शेयर किसको कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सबसे बड़े मार्केट कैप वाले शेयर जिनकी जो कैपिटल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, उन्हीं स्टॉक को हम ब्लू चिप स्टॉक कहते हैं और ये काफ़ी अच्छे स्टॉक माने जाते हैं. ब्लू चिप कंपनियां क्या होती है, बड़ी होती है, स्थिर होती है और विश्वसनीय होती है, यानी उन पे भरोसा किया जा सकता है और जिनका मार्केट कैप क्या होता है, बहुत बड़ा होता है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ. इंटरप्राइज वैल्यू इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इक्विटी, प्रिफर्ड कैपिटल, डेब्ट एंड एक्सक्लूड्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. एंटरप्राइज वैल्यू ईवी में इक्विटी, प्रेफर्ड कैपिटल, ऋण शामिल होता है और नकदी सामान को घटाया जाता है. तो ये तो स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, यानी ये सही दिया है. ईवी की बात कर रहा है, ईवी मतलब एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इक्विटीज़ वैल्यू प्लस प्रिफर्ड कैपिटल प्लस डेब्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो हम जब आगे जाके देखेंगे तब वहाँ पे अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ. इंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू इक्विटी वैल्यू प्लस प्रीफर्ड कैपिटल प्लस डेब्ट माइनस क्या करते हैं, तो अभी हमने देखा था कैश एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे घटाते हैं. ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये इंटरप्राइज वैल्यू निकालते हैं. तो इंटरप्राइज वैल्यू किसके इक्वल होता है, इक्विटी वैल्यू प्लस प्रीफर्ड कैपिटल प्लस डेब्ट माइनस कैश एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा. चलते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ. व्हाट डज इंटरप्राइज वैल्यू रिप्रेजेंट. ऑप्शन ए, द वैल्यू ऑफ अ कंपनी इक्विटी ओनली, द ओवरऑल वैल्यू ऑफ अ बिजनेस इंक्लूडिंग इक्विटी एंड डेब्ट. ऑप्शन सी, द वैल्यू ऑफ ओनली कैश रिजर्व. ऑप्शन डी, द वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़. देखिए यहाँ पे इंटरप्राइज वैल्यू के लिए पूछा है द ओवरऑल वैल्यू ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग इक्विटी एंड डेब्ट. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि व्यवसाय का कुल मूल्य जिसमें इक्विटी और ऋण शामिल होता है, इसी को हम इंटरप्राइज वैल्यू कहते हैं. तो बी इसका करेक्ट आंसर है. चलते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ. हाउ इज़ इंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट. देखिए फिर से वही पूछा जा रहा है आपसे. तो देखिए हमने ये पूरी सीरीज़ जो है वो अलग अलग पार्ट में इसी तरीके से बनाई है कि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके. वो कुछ प्रश्न आपके फिल इन द ब्लैंक्स में दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट के रूप में दिए हैं, कुछ आपके MCQs में है. तो सारे ही चीज़ों को हमने कवर किया है ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो आप आसानी से क्लियर कर सकें. तो जब भी आप ये सीरीज़ पूरी देख लेंगे उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए. तो क्या पूछा आपसे, हाउ इज़ इंटरप्राइज वैल्यू EV कैलकुलेटेड. इंटरप्राइज वैल्यू यानी EV की गणना का सूत्र क्या है, तो अभी भी देखा था हमने. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वही कॉमन इक्विटी प्लस प्रीफर्ड कैपिटल प्लस डेब्ट माइनस क्या करते हैं हम, कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ. EBITDA इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस. आपसे पूछा गया है कि EBITDA में मूल्यह्रास और एमोर्टाइजेशन खर्च शामिल होते हैं. तो ये एक गलत स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे, तो फॉल्स होगा, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा. देखिए EBITDA यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, इन दोनों खर्चों को बाहर रखा जाता है. साफ साफ लिखा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन. जब अर्निंग बिफोर दिया है यानी ये कैसे इंक्लूड हो सकते हैं, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा. चलते क्वेश्चन नंबर
34 की तरफ। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर नॉन एज ब्लैंक। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी ब्याज और कर से पहले की आय को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपको इंटरेस्ट एंड टैक्स ही कहा है, यानी ईबिटा नहीं होगा, यहाँ पे EBIT होगा सिर्फ। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। व्हाट आर अर्निंग्स इन अ बिजनेस? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि व्यवसाय में जो बिजनेस में जो है अर्निंग्स का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए रेवेन्यूज जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ऑप्शन बी प्रॉफिट जनरेटेड इन द बिजनेस, ऑप्शन नंबर सी कॉस्ट इनकर्ड इन द बिजनेस, ऑप्शन डी टैक्सेस पेड बाय द बिजनेस। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट जनरेटेड इन द बिजनेस। व्यवसाय में अर्निंग्स का मतलब होता है व्यवसाय में उत्पन्न लाभ, इसी को हम क्या कहते हैं, आपके अर्निंग्स कहते हैं व्यवसाय में। तो चलते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अर्निंग अवेलेबल टू बोथ इक्विटी एंड डेब्ट होल्डर्स? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वह आय जो इक्विटी और ऋण डेब्ट होल्डर दोनों के लिए उपलब्ध हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, उसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं, उसको अर्निंग बिफोर टैक्स कहते हैं, या फिर उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो वह आय जो इक्विटी और ऋण धारकों दोनों के लिए उपलब्ध होती है, उसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं, EBIT, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। EPS रिफ्लेक्टेड द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी पर आउटस्टैंडिंग शेयर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि EPS कंपनी द्वारा प्रति प्रचलित शेयर अर्जित लाभ को दर्शाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। EPS इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेट प्रॉफिट बाय ब्लैंक। EPS जो है वो निकाला जाता है कैसे? तो नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ में हम किसका डिवाइड करते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन का, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग का, फेस वैल्यू का, या फिर डिविडेंड पर शेयर का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। यानी EPS अगर आपको निकालना है, अर्निंग पर शेयर अगर आपको निकालना है, तो नेट प्रॉफिट में हम डिवाइड करेंगे किसका? नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग का। चलते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। व्हाट डज अर्निंग पर शेयर रिप्रेजेंट? अभी अभी हमने देखा था अर्निंग पर शेयर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो क्या रिप्रेजेंट करता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। हाउ इज़ EPS कैलकुलेटेड? अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है? देखिए फिर से प्रश्न वही पूछा जा रहा है आपसे, EPS कैसे निकाला जाता है? तो नेट प्रॉफिट डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। PE रेशियो इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग अर्निंग पर शेयर बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। आपसे पूछा गया है कि PE जो रेशो होता है वो कैसे निकाला जाता है? EPS में डिवाइड करते हैं प्रति शेयर बाजार मूल्य का, यानी पर शेयर बाय मार्केट प्राइस। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये ट्रू नहीं है, ये गलत दे रखा है स्टेटमेंट आपके। देखिए अगर आपको PE रेशो निकालना है तो हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर में डिवाइड करते हैं EPS का। मार्केट प्राइस पर शेयर यानी मार्केट प्राइस पर शेयर में हम क्या करेंगे, MPS एक तरीके से कह सकते हैं हम, मार्केट प्राइस पर शेयर, इसमें हम किसका डिवाइड करेंगे? अर्निंग पर शेयर का, यानी EPS का। तो आपके ये क्या आ जाएगा? ये आपका PE रेशो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? PE रेशो। तो PE रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं? मार्केट प्राइस पर शेयर में डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर का। तो क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। द PE रेशो इज़ कैलकुलेटेड एज, अभी अभी देखा था हमने, क्या करते हैं हम? मार्केट प्राइस पर शेयर में डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर का, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर PE रेशो निकालना है तो क्या करना है? मार्केट प्राइस पर शेयर में डिवाइड कर दीजिए अर्निंग पर शेयर का। चलते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। व्हाट डज अ PE रेशो ऑफ
12x इंडिकेट्स। यदि पी ई रेशो आपके 12x दिया है, इस 12 गुना दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12 टाइम इट्स अर्निंग। ऑप्शन बी, द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12 टाइम इट्स बुक वैल्यू। ऑप्शन सी, द स्टॉक प्राइस इज 12 टाइम द नेट प्रॉफिट। ऑप्शन डी, द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12 टाइम इट्स डिविडेंड। तो देखिए, अगर आपके पी रेशो 12 गुना दिया है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये होगा कि शेयर जो है अपनी आय के 12 गुना मूल्य पर ट्रेड हो रहा है। द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12 टाइम इट्स अर्निंग, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। वाई माइट हिस्टोरिकल पी रेशो बी ऑफ लिमिटेड वैल्यू? आपसे पूछा गया है कि जो पी रेशो है आपका, वो ऐतिहासिक अनुपात की सीमा क्या है? तो ऑप्शन ए दे रखा है, दे ओनली रिफ्लेक्टेड पास्ट अर्निंग। ऑप्शन बी, दे आर बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रोजेक्शन। ऑप्शन सी, दे इंक्लूड फ्यूचर अर्निंग एस्टिमेट्स। ऑप्शन डी, दे आर नॉट अपडेटेड क्वार्टरली। तो आपसे पूछा यह गया है कि ये क्या दर्शाता है? ये केवल पिछले लाभ को दर्शाता है, यानी पी रेशो जो होता है वो लिमिटेड माइट हिस्टोरिकल पी रेशो बी ऑफ लिमिटेड वैल्यू। क्यों? क्योंकि क्या होता है ये, दे ओनली रिफ्लेक्ट पास्ट अर्निंग। ये हम इसका करेक्ट आंसर इसको मानेंगे ए को, कि पी रेशो जो होता है ये दे ओनली रिफ्लेक्ट पास्ट अर्निंग को बताता है। चलते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखिए, अगर आपकी कॉमर्स अगर सब्जेक्ट रही है तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, क्योंकि अगर कॉमर्स सब्जेक्ट है तो वहाँ पे ये सारे ही चैप्टर्स एक तरीके से, वहाँ पे कंपनी जब हम पढ़ते हैं तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। प्राइस टू सेल्स रेशो कंपेयर्स अ कंपनी शेयर प्राइस टू इट्स अर्निंग। प्राइस टू सेल्स रेशो कंपनी के शेयर मूल्य की तुलना उसकी आय से करता है। ये तो गलत स्टेटमेंट दिया है, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पे आपके प्राइस टू सेल्स रेशो की बात की गई है। वो कैसे आता है कि शेयर प्राइस में हम डिवाइड करते हैं शेयर सेल्स पर शेयर का, तो यह बिक्री से तुलना करता है, आय से नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। चलते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। इफ़ अ कंपनी हैज़ नेट सेल्स ऑफ 1 करोड़ एंड 10 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर, इट्स नेट सेल्स पर शेयर वुड बी ब्लैंक। आपसे पूछा गया है कि यदि कंपनी की शुद्ध बिक्री कितनी है? आपकी शुद्ध बिक्री नेट सेल्स 1 करोड़ है, और 10 लाख जो है आउटस्टैंडिंग शेयर है, यानी उसके प्रचलित शेयर कितने हैं? 10 लाख है। तो प्रति शेयर शुद्ध बिक्री कितनी होगी? 100, 10, 5 या 40 रुपीज़? तो देखिए, अगर 1 करोड़ आपकी क्या है, सेल्स है, तो 1 करोड़ सेल्स में आप डिवाइड कर दीजिए 10 लाख का, तो आपका आंसर आएगा 10 रुपीज़। तो प्रति शेयर शुद्ध बिक्री कितनी होगी? 10 रुपीज़, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। हाउ इज़ द प्राइस टू सेल्स पी एस रेशो कैलकुलेटेड? ऑप्शन है, ये अभी देखा था हमने कुछ क्वेश्चन पहले, करंट मार्केट प्राइस अपॉन एनुअल नेट प्रॉफिट पर शेयर। ऑप्शन बी, मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन एनुअल नेट सेल्स। ऑप्शन सी, मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन एनुअल नेट प्रॉफिट। ऑप्शन डी, करंट मार्केट प्राइस अपॉन एनुअल नेट सेल्स पर शेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय एनुअल नेट सेल्स पर शेयर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या निकाल सकते हैं हम? प्राइस टू सेल्स रेशो। क्वेश्चन नंबर 48। If a company has a market capitalization of Rs 50 crore and annual net sales of Rs 10 crore, what is its PS ratio? यदि कंपनी का मार्केट कैप 50 करोड़ और वार्षिक शुद्ध बिक्री 10 करोड़ है, तो PS रेशो क्या होगा? तो देखिए, इसका PS रेशो क्या होगा? 50 करोड़ डिवाइड कर देंगे 10 करोड़, यानी 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5। तो इसका बी आंसर 5 होगा यहाँ पे। चलते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। P/PV रेशो कंपेयर्स द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर टू इट्स बुक वैल्यू पर शेयर। क्या स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही दे रखा है स्टेटमेंट। तो इसका आंसर ये ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। बुक वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड अस।
बुक वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर, ऑप्शन बी नेट वर्थ अपॉन नंबर ऑफ शेयर, ऑप्शन सी टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लाइबिलिटीज़, ऑप्शन नंबर डी CMP डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो आपसे पूछा गया है कि बुक वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो नेट वर्थ में हम क्या करते हैं, शेयर का नंबर ऑफ शेयर का भाग दे देते हैं, तो आपके बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। हाउ इज़ द प्राइस टू बुक वैल्यू यानी P/BV रेशियो कैलकुलेट। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू, इसी को हम P/BV रेशियो कहते हैं। तो इसका कैसे निकाला जाता है, तो ऑप्शन है करंट मार्केट प्राइस अपॉन नेट प्रॉफिट, ऑप्शन बी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑब्लिक बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, ऑप्शन नंबर डी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे निकाला जाता है, प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे निकाला जाता है, करंट मार्केट प्राइस में हम डिवाइड कर देते हैं बुक वैल्यू पर शेयर का। तो अच्छा, ये हम अगर देखें कि प्राइस टू बुक वैल्यू बताता क्या है, तो ये अनुपात क्या बताता है कि किसी शेयर का बाजार मूल्य उसकी बुक्स में दर्ज वास्तविक संपत्ति मूल्य यानी बुक वैल्यू से कितना अधिक या कम है, ये कौन बताता है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। व्हाट डज अ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ऑफ 2 सिग्निफाई। आपसे पूछा गया है कि प्राइस टू बुक वैल्यू अनुपात 2 होने का क्या मतलब है, 2 होने का क्या मतलब है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ट्वाइस इट्स बुक वैल्यू, ऑप्शन बी द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट हाफ इट्स बुक वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी द स्टॉक मार्केट प्राइस इक्वल इट्स बुक वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4 टाइम इट्स बुक वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ए हो जाएगा। द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ट्वाइस इट्स बुक वैल्यू, यानी अगर आपके प्राइस टू बुक वैल्यू 2 है तो निवेशक कंपनी की बुक वैल्यू से 2 गुना भुगतान कर रहे हैं, यानी शेयर अपने पुस्तक मूल्य के 2 गुना पर ट्रेड हो रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब अब जब 2 दे रखा है यानी शेयर अपने पुस्तक मूल्य के 2 गुना पर ट्रेड हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। चलते क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। DVR शेयर कैरी मोर देन 1 वोटिंग राइट पर शेयर। आपसे पूछा गया है कि DVR शेयर में प्रति शेयर एक से अधिक वोटिंग राइट होते हैं, तो ये तो आपके गलत दे रखा है स्टेटमेंट। देखिए, DVR मतलब होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, शेयर में सामान्य शेयर से कम वोटिंग अधिकार होते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये DVR में क्या होता है, DVR शेयर में सामान्य शेयर से कम वोटिंग अधिकार होते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये आपके उल्टा दिया है, इसलिए ये गलत होगा स्टेटमेंट। चलते क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। कंपनीज मस्ट हैव पेड एटलीस्ट ब्लैंक डिविडेंड ओवर द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स टू इशू DVRs। DVR जारी करने के लिए कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में कम से कम ब्लैंक डिविडेंड दिया होना चाहिए। देखिए, DVR जारी करने के लिए कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में कम से कम 10% यानी 10% जो है वो डिविडेंड का इतिहास होना चाहिए। यानी सेबी के नियमों के अनुसार DVR शेयर जारी करने से पहले न्यूनतम मिनिमम 10% जो है डिविडेंड का इतिहास होना चाहिए। यानी कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में कम से कम 10% डिविडेंड दिया हो, तभी वो कंपनी जो है वो DVR शेयर जारी कर सकती है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। चलते क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। व्हाट इज़ अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स यानी DVR शेयर कंपेयर टू कॉमन शेयर। अब यहाँ पे वही पूछा गया है कि DVR शेयर की मुख्य विशेषता क्या है, मतलब वो कैसे दूसरे से कॉमन शेयर से अलग है, कंपेयर अगर हम करें तो DVR शेयर हैव हायर वोटिंग राइट्स पर शेयर। देखिए, हायर नहीं होता है, हमने पढ़ा था। DVR शेयर हैव फीवर वोटिंग राइट्स पर शेयर, तो यही हमने देखा था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी जो आपके डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स DVR शेयर होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, कम होते हैं कॉमन शेयर की तुलना में।
ठीक है। लेकिन कंपनी कब जारी कर सकती है, ये भी हमने देखा था कि पिछले 3 वर्षों का में कम से कम कंपनी ने 10% डिविडेंड तो है वो न्यूनतम 10% डिविडेंड जारी किया हो, तभी कंपनी डीवीआर शेयर को जो है वो इशू कर सकती है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। वाई माइट अ कंपनी चूज टू इशू डीवीआर शेयर। कंपनी डीवीआर शेयर क्यों जारी करती है? कंपनी डीवीआर शेयर क्यों जारी करती है? ऑप्शन ए, टू इंक्रीज द वोटिंग पावर ऑफ शेयर होल्डर्स। ऑप्शन बी, टू रेज कैपिटल विदाउट diluting exciting voting rights. Option C, to provide higher dividend to investor. Option D, to comply with the international regulations. यानी अब आपसे क्या पूछा गया है कि कंपनी डीवीआर शेयर क्यों जारी करती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू रेज कैपिटल विदाउट डिलेटिंग एक्साइटिंग वोटिंग राइट्स। यानी पूंजी जुटाने के लिए बिना मौजूदा वोटिंग अधिकार घटाए क्या करती है कंपनी, डीवीआर शेयर को इशू करती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। डेब्ट कैपिटल इज रिटर्न टू द लेंडर ओनली एट द डिस्क्रिएशन ऑफ द कंपनी। डेब्ट कैपिटल केवल कंपनी की इच्छा से लौटाई जाती है, ट्रू और फॉल्स? तो ये फॉल्स होगा, यानी आपके स्टेटमेंट गलत दिया है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ऋण पूंजी तय समय और शर्तों के अनुसार लौटाई जाती है, सिर्फ इच्छा से नहीं। तो ऋण पूंजी को लौटाना अनिवार्य होता है और समय और शर्तें भी पहले से फिक्स की जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत दे रखा था। चलते क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। डेब्ट कैपिटल इज जनरली रैपिड अलॉन्ग विथ ब्लैंक। ऋण पूंजी सामान्यतः किसके साथ लौटाई जाती है? इक्विटी के साथ, इंटरेस्ट के साथ, डिविडेंड के साथ, बोनस के साथ। तो इंटरेस्ट के साथ यानी ब्याज के साथ। तो सिंपल क्वेश्चन था। चलते क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी एक्सपेक्टेशन ऑफ लेंडर्स प्रोवाइडिंग डेब्ट कैपिटल। ऋणदाता की मुख्य अपेक्षा क्या होती है? व्हाट इज़ द प्राइमरी एक्सपेक्टेशन ऑफ लेंडर, यानी जो उधार देते हैं उनकी, प्रोवाइडिंग डेब्ट कैपिटल जो उधार देते हैं उनकी प्राइमरी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, ये पूछा गया है। टू रिसीव इक्विटी इन द कंपनी, ये नहीं होगा। टू बी compensate regularly with a fixed rate of interest and to have the principal returned after an agreed period। तो बिल्कुल यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो ऋणदाता है वो क्या 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 सोच के ऋण देता है, क्या सोच के पैसे उधार देता है कि उसको ब्याज जो है वो तय ब्याज निर्मित जो है उसको भुगतान होना चाहिए, और जब पूरा टाइम पीरियड पूरा हो जाए, एग्रीमेंट का जो पीरियड पूरा हो जाए, उसके बाद उसको प्रिंसिपल जो है वो रिटर्न हो जाए। तो ये उसका प्राइमरी एक्सपेक्टेशन होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकली अ फीचर ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी। इनमें से कौन सा ऋण सुरक्षा की विशेषता नहीं है, डेब्ट सिक्योरिटी की विशेषता नहीं है? प्रिंसिपल, कूपन, मैच्योरिटी या इक्विटी ओनरशिप। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो इक्विटी ओनरशिप नहीं होगा, प्रिंसिपल होता है, कूपन होता है, मैच्योरिटी होता है। तो इक्विटी ओनरशिप नहीं होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। फेस वैल्यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ लोन दैट अ पर्टिकुलर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट स्टैंड फॉर। फेस वैल्यू वह ऋण राशि है जो किसी ऋण साधन का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये तो स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, यानी ये सही दे रखा है। चलते क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। फेस वैल्यू इज ऑल्सो नॉन एज द ब्लैंक वैल्यू ऑफ अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। आपसे पूछा गया है कि फेस वैल्यू को और किस नाम से जाना जाता है? तो मार्केट, रियलाइज्ड, नॉमिनल या डिस्काउंटेड। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी नाम मात्र। चलते क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। व्हाट डज द टर्म फेस वैल्यू ऑफ अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट। फेस वैल्यू का क्या मतलब है यहाँ पे आपसे पूछा गया है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू इन्वेस्टर। ऑप्शन बी, द नॉमिनल और पर वैल्यू ऑफ द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन नंबर सी, द मार्केट प्राइस ऑफ द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन नंबर डी, द टोटल कैपिटल रेज्ड थ्रू द डेब्ट इशुएंस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, द नॉमिनल और पार वैल्यू ऑफ द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। देखिए फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है? तो ये ऋण साधन का नाम मात्र एक तरीके से या पर मूल्य होता है, द नॉमिनल और पार वैल्यू ऑफ द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। हाउ इज इंटरेस्ट ऑन अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट टाइपिकली कैलकुलेटेड। आपसे पूछा गया है कि ऋण
डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो हैं उन पर ब्याज सामान्यतः कैसे निकाला जाता है? ऑप्शन ए एज अ परसेंटेज ऑफ द मार्केट प्राइस, ऑप्शन बी एज अ परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी बेस्ड ऑन द इश्यूअर्स एनुअल रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर डी बेस्ड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ डेब्ट इशू। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एज अ परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू। हाउ इज इंटरेस्ट ऑन अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट टाइपिकली कैलकुलेटेड? एज अ परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का प्रतिशत जो है वो निकाला जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। कूपन रेट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन अ डेब्ट सिक्योरिटी एंड इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कूपन रेट फेस वैल्यू पर आधारित ब्याज दर होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है, ट्रू होगा ये। कूपन रेट फेस वैल्यू पर आधारित इंटरेस्ट रेट होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। अ बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 एंड अ कूपन रेट ऑफ 8% विल पे ब्लैंक एनुअली एज इंटरेस्ट। 1000 फेस वैल्यू और 8% कूपन रेट वाला वाला बॉन्ड वार्षिक ब्याज कितना देगा? तो कितना देगा ये? 80 रुपये जो है वो देगा। यानी 1000 का जब हम यहाँ पे अगर 8% निकालेंगे तो आपकी कितना आएगा? 80 रुपये इसका इंटरेस्ट होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर इसका आंसर ए होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। व्हाट डज द कूपन रेट ऑफ अ बॉन्ड रिप्रेजेंट? आपसे पूछा जा रहा है कि बॉन्ड का कूपन रेट क्या दर्शाता है? द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन द बॉन्ड फेस वैल्यू, द टोटल रिटर्न ऑन द बॉन्ड ओवर इट्स लाइफ टाइम, ऑप्शन डी द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पेड बैक टू द इन्वेस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन द बॉन्ड्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पर दिया जाने वाला ब्याज का प्रतिशत बॉन्ड का कूपन रेट दर्शाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। इफ़ अ बॉन्ड हैज़ अ फेस वैल्यू ऑफ RS 2000 एंड अ कूपन रेट ऑफ 5%, हाउ मच इंटरेस्ट डज द इन्वेस्टर रिसीव्ड एनुअली? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2000 फेस वैल्यू है और 5% कूपन रेट वाले बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज कितना होगा? तो 5% है, तो 5% आपका कितना होगा? 100 रुपये। तो इसका आंसर बी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। द टर्म टू मैच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड इंक्रीजेज विथ इच पासिंग डे। बॉन्ड की मैच्योरिटी अवधि हर दिन बढ़ती है। क्या ये सही दिया है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत होगा। मैच्योरिटी अवधि जो होती है हर दिन घटती जाती है, बढ़ती नहीं जाती है, क्योंकि वो पहले से फिक्स होती है। तो क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। द ब्लैंक ऑफ अ बॉन्ड रेफर्स टू द टाइम रिमेनिंग अंटिल द बॉन्ड इज रिडीम्ड। बॉन्ड की ब्लैंक वह समय है जो बॉन्ड रिडीम होने तक बचा है। तो कूपन, मैच्योरिटी, फेस वैल्यू या यील्ड, यानी मैच्योरिटी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि बॉन्ड की मैच्योरिटी वह समय है जो बॉन्ड रिडीम होने तक बचा है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। व्हाट डज द टर्म मैच्योरिटी रेफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉन्ड? आप पे पूछा है कि मैच्योरिटी का मतलब क्या है बॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैच्योरिटी तो क्या होता है आपको पता होगा कि वह तिथि जब बॉन्ड रिडीम होगा और मूलधन वापस होगा। तो इसमें से अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, द डेट व्हेन द बॉन्ड विल बी रिडीम्ड एंड द प्रिंसिपल रीपेड। तो वह तिथि जब बॉन्ड रिडीम होगा और मूलधन वापस होगा, तो इसी को हम मैच्योरिटी कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। If a bond has a maturity of 10 years from its issue date, how long will it be until maturity at the end of its 5th year? अगर बॉन्ड की अवधि 10 साल है और 5 साल बीत चुके हैं तो बची हुई अवधि तो 5 साल होगी। सिंपल सी बात है, 10 साल टोटल बॉन्ड की अवधि है, 5 साल चले गए हैं तो 5 साल बचे हैं, यानी 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलते 73 की तरफ। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अ बॉन्ड इज ऑलवेज रिटर्न अलॉन्ग विथ द लास्ट कूपन पेमेंट। मूलधन हमेशा आखिरी कूपन के साथ लौटाया जाता है, तो ये गलत है, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दिया है। देखिए, मूलधन का भुगतान मैच्योरिटी पे होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आखिरी कूपन के साथ ही हो।
तो ये स्टेटमेंट गलत था। चलते क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। द, यहाँ पे ब्लैंक दिया है, इज़ द ओरिजिनल अमाउंट बोरोड बाय द इशूअर एंड इज़ यूजुअली इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। मेच्योरिटी, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल या कूपन, तो ये प्रिंसिपल होगा। देखिए, द प्रिंसिपल इज़ द ओरिजिनल अमाउंट बोरोड बाय द इशूअर एंड इज़ यूजुअली इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, यानी मूलधन वह राशि है जो जारीकर्ता ने उधार ली थी और आमतौर पर फेस वैल्यू के बराबर होती है। तो चलते, इसका आंसर सी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। व्हाट डज द टर्म प्रिंसिपल रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बॉन्ड। बॉन्ड में प्रिंसिपल का क्या मतलब है? तो द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन द बॉन्ड, द अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, ऑप्शन सी द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ऑप्शन डी द टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर द बॉन्ड्स लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, प्रारंभिक निवेश और बॉन्ड का फेस वैल्यू। तो ये क्या है, ये आपके पूछा है कि बॉन्ड कॉन्टेक्स्ट, यानी बॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट में प्रिंसिपल क्या है, तो ये इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। चलते क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। व्हाट इज़ द रिटर्न टू द इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ बॉन्ड मैच्योरिटी। बॉन्ड की मैच्योरिटी के समय निवेशक को क्या वापस किया जाता है? ऑप्शन ए द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ऑप्शन बी द कूपन पेमेंट मेड ओवर द बॉन्ड लाइफ, ऑप्शन नंबर सी द प्रिंसिपल अमाउंट रिप्रेजेंटेड बाय द फेस वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी द एक्रूड इंटरेस्ट सिंस द लास्ट कूपन पेमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फेस वैल्यू द्वारा दर्शाई गई मूलधन राशि। व्हाट इज रिटर्न टू द इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ बॉन्ड मैच्योरिटी, द प्रिंसिपल अमाउंट रिप्रेजेंट बाय द फेस वैल्यू। देखिए, जब बॉन्ड मैच्योर होता है तो निवेशक को मूलधन लौटाया जाता है जो फेस वैल्यू के बराबर होता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। रिडम्पशन ऑफ अ बॉन्ड मीन्स द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ओनली एक्सक्लूडिंग एनी इंटरेस्ट। आपसे पूछा गया है कि स्टेटमेंट दिया है कि बॉन्ड का रिडम्पशन का मतलब है केवल मूलधन चुकाना ब्याज को छोड़कर। तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट होगा। मूलधन तो देना ही होता है, साथ में आपको ब्याज भी देना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। When a bond matures, the issuer repays the blank and the final coupon। तो पूछा है कि जब बॉन्ड मैच्योर हो जाता है तब जारीकर्ता क्या चुकाता है फाइनल कूपन के साथ? तो वो क्या चुकाता है? प्रिंसिपल चुकाता है, यानी मूलधन चुकाता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैच्योरिटी पर मूलधन यानी प्रिंसिपल और अंतिम ब्याज भुगतान होता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। व्हाट हैपन्स व्हेन अ बॉन्ड इज रिडीम्ड। बॉन्ड रिडीम होने पर क्या होता है? ऑप्शन ए द बॉन्ड्स कूपन पेमेंट्स आर इंक्रीज्ड, ऑप्शन बी द बॉन्ड इज सोल्ड टू अनदर इन्वेस्टर, ऑप्शन सी द इशूअर रीपेज द प्रिंसिपल एंड मेक्स द फाइनल कूपन पेमेंट, ऑप्शन डी द बॉन्ड्स फेस वैल्यू इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, द इशूअर रिपेज द प्रिंसिपल तो चुकाएगा बॉन्ड की अवधि में, और साथ में क्या लौटाना होगा? अंतिम ब्याज उसको लौटाना होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। व्हाट डज द होल्डिंग पीरियड रिटर्न HPR मेजर। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का क्या, HPR जो है वो क्या मापता है, क्या मेज़र करता है? होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या मेज़र करता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए द टोटल रिटर्न अर्न ऑन अ बॉन्ड इफ हेल्ड टू मैच्योरिटी, ऑप्शन बी द रिटर्न अर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड इट वॉज हेल्ड, ऑप्शन सी द रिटर्न फ्रॉम reinvested coupon payments only, और ऑप्शन डी द annualized रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर इट्स होल्डिंग पीरियड। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या मापता है? तो वह मापता है द रिटर्न अर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड इट वाज हेल्ड। देखिए, HPR होल्डिंग पीरियड रिटर्न बताता है कि आपने निवेश को जितने समय रखा उस समय में कुल लाभ हानि क्या हुई, यानी उस समय में क्या लाभ और क्या हानि हुई, ये बताता है HPR होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। करंट यील्ड टेक्स इनटू अकाउंट द फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द बॉन्ड। करंट यील्ड बॉन्ड के भविष्य के नकद प्रवाह को ध्यान में रखता है, तो ये गलत स्टेटमेंट दे रखा है, यानी फॉल्स होगा। देखिए, करंट यील्ड इग्नोर्स फ्यूचर कैश फ्लो, इट्स ओनली कंसिडर्ड एनुअल कूपन एंड करंट मार्केट प्राइस।
तो करंट यील्ड केवल वार्षिक कूपन और मौजूदा बाजार मूल्य पर आधारित होती है, भविष्य के भुगतान पर नहीं। चलते क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। करंट यील्ड इज इक्वल टू कूपन डिवाइडेड बाय ब्लैंक दिया है मल्टीप्लाई 100। तो इसका आंसर क्या होगा? फेस वैल्यू होगा, रिडम्पशन प्राइस होगा, मैच्योरिटी वैल्यू होगा, या फिर करंट मार्केट प्राइस होगा। तो इसका आंसर करंट मार्केट प्राइस होगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर करंट यील्ड निकालनी है तो कूपन में हम डिवाइड करेंगे आपके करंट मार्केट प्राइस का और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो करंट यील्ड आ जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। व्हाट डज द करंट यील्ड ऑफ अ बॉन्ड रिप्रेजेंट? यानी आपसे पूछा है कि बॉन्ड का करंट यील्ड क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए द टोटल रिटर्न फ्रॉम कूपन रीपेमेंट्स एंड कैपिटल गेन्स। ऑप्शन बी द रिटर्न बेस्ड ऑन द बॉन्ड्स कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय इट्स करंट मार्केट प्राइस। ऑप्शन सी द रिटर्न फ्रॉम री इन्वेस्टेड कूपन पेमेंट्स ओनली। ऑप्शन डी द एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ अ बॉन्ड यील्ड टू मैच्योरिटी। तो बॉन्ड का करंट यील्ड क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द रिटर्न बेस्ड ऑन द बॉन्ड्स कूपन पेमेंट डिविडेंड बाय इट्स करंट मार्केट प्राइस। यानी कूपन जो है आपके पेमेंट डिवाइड करेंगे करंट मार्केट प्राइस, तो आपकी क्या आ जाएगा? करंट यील्ड आ जाएगा बॉन्ड का। तो चलते क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। हाउ इज़ करंट यील्ड कैलकुलेटेड? अब आपसे पूछा है कि करंट यील्ड कैसे निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए करंट यील्ड इज इक्वल टू फेस वैल्यू अपॉन करंट मार्केट प्राइस इंटू 100। ऑप्शन बी करंट यील्ड इज इक्वल टू कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इंटू 100। ऑप्शन नंबर सी करंट यील्ड इज इक्वल टू कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस इंटू 100। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करंट यील्ड अगर कैसे निकाला जाता है, तो हम क्या करते हैं, कूपन पेमेंट में हम डिवाइड कर देते हैं करंट मार्केट प्राइस का इंटू कर देते हैं 100 से। तो चलते क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी, बोथ YTM considered both coupon payment and principal repayment and its कैलकुलेशन। यानी यील्ड टू मैच्योरिटी कूपन और मूलधन दोनों को ध्यान में रखता है। क्या ये दोनों को कंसिडर करता है? तो बिल्कुल सही, इसका ये स्टेटमेंट सही दिया है कि यील्ड टू मैच्योरिटी कूपन और मूलधन दोनों को ध्यान में रखता है। तो ये सही स्टेटमेंट होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। YTM इक्वेट्स द present value of future cash inflows from the bond to the blank of the bond। यानी YTM भविष्य के नकद प्रवाह का वर्तमान मूल्य बॉन्ड के ब्लैंक के बराबर करता है। किसके बराबर करता है? तो मार्केट प्राइस के बराबर करता है। यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि YTM भविष्य के नकद प्रवाह का वर्तमान मूल्य बॉन्ड के मार्केट प्राइस के बराबर करता है। चलते क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। What does yield to maturity represent for a debt security? YTM क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए द एनुअल इंटरेस्ट रेट पेड बाय द बॉन्ड। ऑप्शन बी द टोटल रिटर्न एक्सपेक्टेड इफ द बॉन्ड इज यील्ड until maturity. ऑप्शन सी द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड फेस वैल्यू एंड इट्स करंट मार्केट प्राइस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द टोटल रिटर्न एक्सपेक्टेड इफ द बॉन्ड इज हिल्ड अंटिल मैच्योरिटी। यानी मैच्योरिटी तक बॉन्ड रखने पर कुल रिटर्न जो है वो आपके दर्शाएगा YTM। तो चलते क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। हाउ इज़ यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेटेड? अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि YTM को कैसे निकाला जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए by dividing the annual coupon payment by the bond face value. Option number B by equating the present value of the future cash flow to the bond's current market price. Option C by subtracting the bond's purchase price from its face value. Option number D by averaging the bond's coupon rate and the annual interest rate। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
भविष्य के नकद प्रवाह का वर्तमान मूल्य बराबर आपके मौजूदा मार्केट प्राइस। तो बाय इक्वेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो टू द बॉन्ड्स करंट मार्केट प्राइस। तो चलते क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। ड्यूरेशन मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड प्राइस टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ड्यूरेशन जो है वो बॉन्ड की ड्यूरेशन जो है वो बताता है कि ब्याज दर बदलने पर बॉन्ड की कीमत कितनी संवेदनशील है। तो ये ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि ड्यूरेशन क्या मेज़र करता है, वो सेंसिटिविटी बताता है ब्याज दर बदलने पर बॉन्ड की कीमत कितनी संवेदनशील है। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट दिया है, सही है। ड्यूरेशन जो है वो बताता है कि ब्याज दर बदलने पर बॉन्ड की कीमत कितनी आपके सेंसिटिविटी है उसमें, या कितनी सेंसिटिव है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। ड्यूरेशन इज द वेटेड एवरेज मैच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड वेयर द वेट्स आर बेस्ड ऑन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ड्यूरेशन बॉन्ड की वेटेड एवरेज मैच्योरिटी जिसमें वेट किस पर आधारित है। तो वेट किस पर आधारित है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ऑप्शन बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, ऑप्शन सी हिस्टोरिकल कूपन पेमेंट, ऑप्शन डी यील्ड टू मैच्योरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, भविष्य के नकद प्रवाह का वर्तमान मूल्य। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। व्हाट डज द ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड मेजर। देखिए वही पूछा है कि ड्यूरेशन क्या मापता है। ऑप्शन ए द टोटल इंटरेस्ट पेमेंट मेड ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड, ऑप्शन बी द सेंसिटिविटी ऑफ द बॉन्ड a price to change in interest rate, option C the face value of the bond at maturity, option number D the average time to receive coupon payment। देखिए ड्यूरेशन क्या मापता है? ड्यूरेशन मापता है ब्याज दर में बदलाव से कीमत की संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, द सेंसिटिविटी ऑफ द बॉन्ड प्राइस टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, यानी भी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड, यानी कौन सा फैक्टर बॉन्ड की ड्यूरेशन बढ़ाता है? अ हायर कूपन रेट, अ शॉर्टर टाइम टू मैच्योरिटी, अ लोअर यील्ड, या फिर अ हायर फेस वैल्यू, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ लोअर यील्ड। बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, यानी कौन सा फैक्टर बॉन्ड की ड्यूरेशन बढ़ाएगा? तो कम यील्ड जो है वो बॉन्ड की ड्यूरेशन बढ़ाता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। बॉन्ड्स आर सिक्योरिटीज दैट रिप्रेजेंट ऑनरशिप इन अ कंपनी। बॉन्ड कंपनी में मालिकाना हक दर्शाते हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये गलत होगा। बॉन्ड कंपनी में मालिकाना हक नहीं दर्शाते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है, याद रखना है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। इन बॉन्ड द इंटरेस्ट पेड इज़ नॉन अज। बॉन्ड में दिए जाने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, कूपन कहते हैं, या प्रीमियम कहते हैं? तो बॉन्ड में दिए जाने वाले ब्याज को कूपन कहते हैं, याद रखना है आपको। चलते क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज बैक्ड बाय द क्रेडिट worthiness of the issuer rather than any specific collateral। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि किस प्रकार के बॉन्ड किसी गिरवी, कलेक्ट्रल को गिरवी कहते हैं, के बजाय जारीकर्ता की क्रेडिट योग्यता पर आधारित होते हैं। सिक्योर बॉन्ड, अनसिक्योर्ड बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड्स, या फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनसिक्योर्ड बॉन्ड। देखिए किस प्रकार अनसिक्योर्ड बॉन्ड जो होते हैं किसी गिरवी के बजाय जारीकर्ता की क्रेडिट योग्यता पर आधारित होते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। व्हाट इज़ अ की फीचर ऑफ कॉलेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल बॉन्ड की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए दे कैन बी कन्वर्टेबल इनटू शेयर ऑफ द इशूइंग कंपनी, ऑप्शन बी दे कैन बी रिडीम्ड बाय द इशूअर बिफोर द मैच्योरिटी डेट, ऑप्शन नंबर सी दे आर बैक्ड बाय फिजिकल एसेट्स एज कोलेक्ट्रल, ऑप्शन डी दे आर पे इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट फॉर देयर एंटायर टर्म। देखिए कॉलेबल बॉन्ड की विशेषता क्या होती है? तो विशेषता होती है दे कैन बी रिडीम्ड
बाय द इश्यूअर बिफोर द मैच्योरिटी डेट, यानी जारीकर्ता मैच्योरिटी से पहले रिडीम कर सकता है। तो कॉलेबल बॉन्ड की मुख्य विशेषता क्या होती है कि जारीकर्ता मैच्योरिटी से पहले ही क्या कर सकता है, रिडीम कर सकता है। तो ये इसकी विशेषता होती है कॉलेबल बॉन्ड्स की। 97 जीरो कूपन बॉन्ड्स आर रिडीम्ड एट अ वैल्यू लेस देन देयर फेस वैल्यू। जीरो कूपन बॉन्ड फेस वैल्यू से कम पर रिडीम होते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे आपसे। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर रिडीम्ड एट अ वैल्यू लेस देन देयर फेस वैल्यू। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिए हैं, देखिए यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का ये आपका क्वेश्चंस है, तो ये आपके ऑप्शंस नहीं होंगे यहाँ पे। तो ये जो स्टेटमेंट है, अगर आपको पूछा जाए कि ये सही है या गलत है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा, फॉल्स होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जीरो कूपन बॉन्ड फेस वैल्यू से कम पर रिडीम होते नहीं होते, ये फेस वैल्यू पर ही रिडीम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 इसका देखिए फॉल्स है, दे आर रिडीम्ड एट पर वैल्यू। यहाँ पे हमने ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दो ऑप्शन ही होंगे और इसका आंसर फॉल्स होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इश्यूड एट जीरो कूपन बॉन्ड फेस वैल्यू से ब्लैंक टू देयर फेस वैल्यू, यानी जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं फेस वैल्यू से डिस्काउंट पर जारी होते हैं, ये आपको याद रखना है। जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो आपके फेस वैल्यू से डिस्काउंट पर जारी होते हैं, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ जीरो कूपन बॉन्ड फ्रॉम अदर टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी जीरो कूपन बॉन्ड की खासियत क्या है। यहाँ पे एक तरीके से विशेषता पूछी है आपसे। ऑप्शन है इट पेज इंटरेस्ट पीरियडिकली, समय समय पर ब्याज देते हैं। ऑप्शन बी है इट इज़ इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, यानी डिस्काउंट पर जारी और पार पर रिडीम होते हैं। ऑप्शन सी इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर ऑफ द इशूअर, शेयर में बदल सकते हैं। ऑप्शन डी इट हैज़ अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, यानी फ्लोटिंग रेट ब्याज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इट इज़ इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। देखिए जीरो कूपन बॉन्ड डिस्काउंट पे जारी होते हैं और पार पे रिडीम होते हैं, यही इनकी खासियत होती है। चलते हैं आज का अंतिम सवाल चैप्टर 3 का पार्ट 1 का। तो व्हाट इज़ द 100 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिटर्न फॉर एन इन्वेस्टर इन अ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड में निवेशक का मुख्य रिटर्न किससे आता है, निवेशक का मुख्य रिटर्न किससे आता है ये पूछा है। ऑप्शन ए पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन बी डिविडेंड से आता है, ऑप्शन सी द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द रिडेम्पशन वैल्यू, ऑप्शन डी कैपिटल गेन्स फ्रॉम सेलिंग द बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द रिडेम्पशन वैल्यू। खरीद मूल्य और रिडेम्पशन वैल्यू का अंतर ही निवेशक का मुख्य रिटर्न होता है, किसके संदर्भ में, जीरो कूपन बॉन्ड के संदर्भ में। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर 3 था, टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट्स, ये पार्ट 1 था और इसमें हमने आज 100 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे हैं। आपको आने वाली पार्ट 2 सीरीज़ में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप NISM सीरीज़ 15 रिसर्च एनालिस्ट की अगर सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं और ये चैनल आपके लिए NISM सर्टिफिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट्स रहने वाला है, क्योंकि हमने इससे पहले NISM सीरीज़ 8 के वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं MCQs के। तो अगर आपको सीरीज़ 8 देखनी है, उसका सर्टिफिकेशन क्लियर करना है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरीज़ है आपकी, कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही, बने रहने के लिए धन्यवाद।